लेकिन हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां जुडिशरी अपने ओथ के मुताबिक काम कर रही है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ओथ लेते हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 वर्ड्स हैं। प्रिजर्व का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसके टुकड़े होने नहीं देंगे। ये किसके खिलाफ है? कोई पाकिस्तान से आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उड़ाएगा क्या? ये तो हम अपने लोगों से ही बचाने की बात कर रहे हैं। डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका कॉन्स्टिट्यूशन? वो डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, वो भी हमारा अपना आदमी होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अटैक कर रहा है। प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं जो हम देंगे हमारी कोई दूसरी इंडियन के अगेंस्ट में। लेकिन सवाल तो यह है कि अभी इंडियन है कौन? हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे रिपब्लिक डे पे ये बोला, नहीं सॉरी, कि वो एक बहुत बड़े एनजीओ से आते हैं जिसका नाम आरएसएस है। मैंने काफी पढ़ा है आरएसएस के बारे में, उनके जो मेकर थे उनके बारे में भी पढ़ा है। उन्होंने ये एक फोर्स बनाया और उनके जो फिलोसोफर हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, वो तो बाद में आए। सावरकर ने बोला कि हिंदुस्तान में 2 नेशन रहते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। जिन्होंने इसका फायदा उठाया और अपना पाकिस्तान बना लिया, एक मुस्लिम नेशन। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहे वो यहीं रह गए, उनको हिंदुस्तान तो नहीं मिला ना, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में हमारे मोदी जी के जो गुरु हैं गोलवालकर, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानियों का है, और हिंदू होने के लिए एक तो वो खुद यहां जन्म लिया हो और दूसरा उसका धर्म भी यहीं का हो। जन्म तो हम नहीं हिंदुस्तान में लिया, लेकिन हमारा धर्म यहाँ का नहीं है, वो सऊदी अरेबिया का है। तो मैं तो इंडियन हुई ही नहीं, हमारे जो सिख हैं वो भी नहीं है। इनफैक्ट एक जगह एक हमारे जज साहब हैं, आजकल नाम जरा भूलता हूँ, चंडीगढ़ के, उन्होंने बोला 6 were never Hindus। और हमारे ये सरदार दया सिंह वहां मौजूद थे जहां ये बात हुई। उस हिसाब से आप देखेंगे तो क्रिश्चियन तो हो ही नहीं सकते, उनका भी मजहब यहाँ का नहीं है। फिर क्या होगा? ये सारे लोग भेज दिए जाएंगे कहीं पे, और भेजे जा सकते हैं क्या? हमें भी यकीन होना चाहिए और आपको भी मालूम होना चाहिए कि कोई हमें यहां से नहीं निकाल सकता, ये हमारा मुल्क है। और हम सुबह से सुन रहे हैं कि हमारे आबा अजदाद थे, उन्होंने किस तरह से इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। हमारे इमाम साहब बनारस से आए हुए, मैं उनसे पूछूंगा
मेरे वालिद ने भी वहाँ एक वफ़ किया था, मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे याद आया कि उस वफ़ का क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो जगह कौन सी है, लेकिन वक्फ डीड जरूर बनी थी ये मुझे मालूम है, क्योंकि उस टाइम में मैं क्लास 9-10 में था। तो दोस्तों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब किसी को नहीं मालूम कि वो कौन है, वो हिंदुस्तानी है कि हिंदुस्तानी नहीं है। और जो हिंदू हैं, जो सनातन बोलते हैं, तो वो सनातन में कौन आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब तो आ जाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन का अगर रहेगा तो ना दलित आ सकता है, ना पिछड़ा आ सकता है, ना शेड्यूल ट्राइब आ सकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी हिंदू नहीं है। क्योंकि दलित जो है वो विष्णु के पैरों से निकला है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपर कास्ट के लोग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी खिदमत करना है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं जिसमें ये सबको इक्वल राइट देता है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, उस पर मोदी जी क्या बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गोलवालकर के यही बोलना है। अगर हम वाकई में हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे जिसका हमें नहीं, उनको ही जरूरत है, तो फिर वो किसको हिंदू बोलेंगे? और हम परेशान हो रहे हैं कि हम मुसलमान होकर क्या करें। आपको बताता हूँ, पता नहीं आप में से कितनों ने नोट किया है, पता मालूम है कि अभी भी बहुत रिसेंटली कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल ने एक डिबेट किया जिसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग गए, मणिशंकर अय्यर गए, रुचिका शर्मा गई, तपन दास गुप्ता है वो थे, आशुतोष हमारे जर्नलिस्ट है वो थे। सब्जेक्ट, हिंदुइज्म नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हिंदुत्व, दिस वाज द सब्जेक्ट। कि अगर हिंदुइज्म को बचाना है तो उसको हिंदुत्व से बचाइए। हिंदुइज्म को मुसलमानों से बचाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान उसको खत्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन हिंदुत्व जरूर कर देगा, क्योंकि हिंदुत्व रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है उन लोगों को जो 50% से ज्यादा है, वो उनको रिकॉग्नाइज करता है जो अपर कास्ट के हैं। अभी भी हुआ है डिबेट। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, सिचुएशन ये है कि हमारा अगर एक जज बोलता है कि भाई ये मुसलमानों के अगेंस्ट में तो इतने सारे FIR हुए और केस हुए दिल्ली राइट में, हिंदुओं के अगेंस्ट में क्यों नहीं आया, इसका जवाब मुझे कल सुबह देना। शाम को ही उसका ट्रांसफर हो जाता है और उड़ीसा भेज दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से। ये बिना सुप्रीम कोर्ट के मर्जी का तो नहीं हुआ होगा ना, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंस्ट्रूमेंटल है। हमारे जस्टिस कुरैशी थे, उनको बॉम्बे भेजा गया चीफ जस्टिस बनने के लिए, गवर्नमेंट ने अपोज किया तो उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया और आखिर में जाके उनको मेघालय में चीफ जस्टिस बनाया गया। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट जा रहा था उसको मेघालय में चीफ जस्टिस बना के खत्म कर दिया गया। एक मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देता है कि जो दंगे में इन्वॉल्व थे पुलिस ऑफिसर्स, उनके खिलाफ FIR हो, तो FIR तो रजिस्टर्ड नहीं होता, उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के कंसेंट के बिना तो नहीं हो सकता ना। तो जहां ये माहौल है कि आप अगर सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी डिसाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका ट्रांसफर लाजमी है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा।
तो लोग डरेंगे, लेकिन सवाल ये है कहां तक डरेंगे और कब तक डरेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि ये बहुत बुरा दिन मुसलमानों और क्रिश्चियनों का है और दूसरों पे नहीं आएगा, वो गलत है। जो बुरा है वो बुरा है। एक एग्जाम्पल आपको बहुत छोटा सा देता हूं। जब एन रॉय को मिसेस गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, 3 जजेस को सुपरसीड करके, उन तीनों जजेस ने रिजाइन कर दिया। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में एक और जज भी थे जिनका नाम था एच.आर. खन्ना। उन्होंने नहीं रिजाइन किया। उन्होंने सोचा ये मेरा थोड़ी ये प्रॉब्लम, ये तो इनका है, शैलत का है, ग्रोवर का है, और तीसरा जज मुझे याद नहीं आ रहा, उनका प्रॉब्लम है। लेकिन इतिहास फिर बदलता है, फिर रिपीट करता है अपने आप को। इस बार एच.आर. खन्ना सुपरसीड हो गए, जो मुर्तजा अली बेग ने किया, तब उन्होंने रिजाइन किया। आज उनका पोर्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट में टंगा हुआ है। तो खन्ना साहब भी यही सोच रहे थे कि हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो इन लोगों का प्रॉब्लम है। नहीं साहब, जो बुरा है वो बुरा है। आज नहीं तो वो बुराई कल आपको भी मार डालेगी। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मदर मैरी कम्स टू मी। इसको लिखा है एज एन ऑटोबायोग्राफी अरुंधति रॉय ने। उसे बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं जो बड़ी अच्छी है। उसमें एक चीज और है कि किसी का लड़का अगर डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो बड़े गर्व से सबको बोलता है कि मेरा लड़का ये है। लेकिन अगर उसका लड़का अपने राइट के लिए या किसी के राइट के लिए जेल में होता है, वो मर्डर नहीं है, वो रेपिस्ट नहीं है, वो थीफ नहीं है, वो डकैत नहीं है, तो उसे अपने लड़के पर क्यों गर्व नहीं होता। ये मैं उमर खालिद जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूं। कितना बड़ा कलेजा चाहिए एक यंग लड़के को 5 साल 6 साल जेल में रहने के लिए, और वो भी इसलिए कि वो किसी दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। उसके खिलाफ ये बोला जाता है कि उसने जो है सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए कॉन्स्पिरेसी किया। जहां तक मैंने उसका केस देखा है, मुझे नहीं लगता वो केस यूएपीए के अंडर पर आता है, बल्कि कोई केस बनता ही नहीं उसके।